तो दोस्तों कल रात को खेला जाने वाला इस सीजन का तीसरा एल क्लासिको कोपा देल रे फाइनल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम के लिए, स्पेशली फॉर रियल मद्रिद, नहीं दोनों टीम के लिए मेरे भाई, क्योंकि बार्सिलोना भी ट्रिबल भी चेस कर रहा है और रियल मद्रिद कुछ चेस कर रहा है। कुछ कुछ तो मिल जाए मेरे भाई, कुछ हाथ में लगा ही नहीं। और दोनों एल क्लासिको में भैया सिर्फ हारे ही नहीं हम लोग, वी ऑल नो दैट 9 गोल हम लोग खा चुके, सिर्फ 2 गोल हम लोग दिए थे। तो कहने की कमबैक ढूंढ रहा है या फिर थोड़ा रेस्पेक्ट ढूंढ रहा है रियल मद्रिद। और दूसरी तरफ बार्सिलोना ट्रेबल चेस कर रहा है, यूसीएल के सेमीफाइनल में है, ला लीगा के मोटा मोटी बहुत पास हो चुके और इस सीजन में सुपर कप का फाइनल तो जीत चुके थे 5-2 से हरा के रियल मद्रिद को। दूसरा ट्रॉफी लेने की कोशिश में है। ये दूसरा ट्रॉफी अगर जीत जाए, फिर से तीसरी बार अगर रियल मद्रिद को हरा दे, तो कॉन्फिडेंस मोमेंटम टॉप नॉच पे रहेगा और इंटर मिलान को भी पेल सकते हैं बार्सिलोना। एंड कहने की वी ऑल नो दैट भैया सीजन में अगर बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड की नाम बताओ तो दैट इज गारंटी बार्सिलोना। बार्सिलोना जैसा फुटबॉल बताओ, आई कैची फुटबॉल या इफेक्टिव फुटबॉल, गोल स्कोरिंग वाला फुटबॉल, डिफेंसिव फुटबॉल, सब कुछ भैया 10 आउट ऑफ 10 बार्सिलोना खेल रहा है। तो कहने की बार्सिलोना जीतना चाहेगा फॉर द मोमेंटम। एंड दूसरी तरफ अगर रियल मद्रिद की बात बोलो, क्योंकि देखो बार्सिलोना ट्रिबल जीत रहा है, तो अगर ट्रिबल का उनका सपना को तोड़ना है तो कहने की रियल मद्रिद के हाथ में ही है। तो आप एल क्लासिको जीतो, कोपा देल रे जीतो, कहने कि आप सीजन का एक एल क्लासिको जीत सकते हो, उसके बाद एक दूसरा एल क्लासिको खेला जाएगा ला लीगा में, कहने के एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि भाई इतने सारे खिलाड़ी, ये कॉन्फिडेंस का तो थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि भाई 2 मैच में 9 गोल खा चुके हैं। ये एल क्लासिको अगर बार्सिलोना को हम लोग हरा दे तो कहने के उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, इंटर मिलान के मैच में थोड़ा क्रम्बल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मिलके दोनों टीम के अंदर उनके उद्देश्य है इस मैच को खेलने के लिए और इस मैच को जीतने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैच का नाम एल क्लासिको है तो कहने के कोई ट्रॉफी मायने नहीं रखता, कोई पोजीशन मायने नहीं रखता, कोई आपका दूसरा पॉइंट मायने नहीं रखता, अल्टीमेट थिंग इज एल क्लासिको। अगर कोपा देल रे की बात बोले, पिछले कोपा देल रे में हम लोग मोटा मोटी करके कोपा देल का फाइनल 7 बार एल क्लासिको हुआ है और वो 7 बार में 4 बार रियल मद्रिद जीता है और 3 बार बार्सिलोना जीता है। तो कहने की थोड़ा मामला हम लोगों के पास है। और पिछला जो 2 एल क्लासिको का फाइनल, मतलब कोपा देल रे का फाइनल हुआ था एल क्लासिको, एक बार 2011 में मोरिनो के अंडर में और 2014 में। 2011 में हम लोग जीते थे, 2 बार ही रियल मद्रिद जीता था। 2011 में रोनाल्डो ने गोल दिया था एक्स्ट्रा टाइम में, मेरे को याद है, एंजल दिमारिया का भाई असिस्ट था और 1-0 से हम लोग जीते थे। वो रोनाल्डो का शायद पहला ट्रॉफी था रियल मद्रिद की जर्सी पे। और 2014 में तो भाई वो मार्क बार्टा, गैरेथ बेल, समझ रहे हो भैया, 2-1 से हम लोग जीते थे। तो बैक टू बैक 2 एल क्लासिको कोपा देल रे का फाइनल रियल मद्रिद जीता है। अब इस बार जीतेंगे कि नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात करेंगे दोनों टीम का प्रॉब्लम, या फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनली क्या हम इस बार के एल क्लासिको में थोड़ा जीत भी सकते हैं। पहले मैं बार्सा के पॉइंट से मैं बात कर लेता हूँ। देखो बार्सा के पास 2 न्यूज़ है, एक लेवेंडोव्स्की की गारंटी नहीं खेलेंगे, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब आज है थर्सडे रात को, यहाँ पे बाल्डे का न्यूज़ मेरे पास ऑफिशियल नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे बाल्डे फिट हो सकते या फिर बाल्डे फिट नहीं हो सकता, अब देखना पड़ेगा। अगर बाल्डे फिट भी हो जाए तो मेरे को नहीं लगता स्टार्टर प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक बेंच से बंदा आएगा, और अगर फिट वगैरह हो जाए तो आप देख लेना। अब पॉइंट क्या है कि बार्सिलोना का अगर पिछला गेम की हम लोग बात करें, मायोर्का के साथ उन लोगों ने जो 1-0 का विक्ट्री लिया था, भाई काफ़ी खतरनाक लग रहा था। मैं रिव्यू बनाने वाला था लेकिन भैया मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत 2-3 मिनट बातचीत कर लेता हूँ। मैं वो मैच में मैंने क्या देखा, मैंने आई थिंक वॉच अलॉन्ग भी किया था, आप लोग शायद आए भी थे। उस मैच में 78% बार्सिलोना के पास पोजीशन था और मायोर्का के पास भैया 22% पोजीशन था। और आपको ये बताना है कि मायोर्का कोई छोटा मोटा टीम है, फिर रेलीगेशन बैटल झेल रहा था टीम नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ मायोर्का का अभी रिसेंट आपका जो पोजीशन है, दे आर इन द 9th पोजीशन, मतलब आपके 10th के ऊपर है, मतलब अपर टेबल में है। और मायोर्का का जो सीजन है नॉर्मल है मेरे भाई, 33 मैच में 12 मैच जीते हैं, 13 मैच हारे, तो नॉर्मल टीम है। लेकिन इनके साथ जो रेलीगेशन बैटल वाला जो हरकत की है बार्सिलोना ने, 78% पोजीशन, 3 पॉइंट आपके सामने स्टैट आ रहा है शायद, 3.45 के एक्सजी, 40 शॉट कौन मारते मेरे भाई? 4-5 मैच मिला के जितने सारे शॉट मारते नॉर्मल टीम, भाई बार्सिलोना उस मैच में एक मैच में शॉट मारा है 40 शॉट, 12 शॉट ऑन टारगेट। वहां पे अगर पेड्री और गाफी का अगर पास आप देखो, पेड्री ने किया था उस मैच में 106 पास और गावी ने किया था 109 पास। कंट्रोल अटर लेवल का, मिडफील्ड का डोमिनेंस अटर लेवल का। बॉक्स के अंदर मेरे पास पिक्चर अभी नहीं है, रिव्यू करता तो मैं आपको बताता। 2-3 बार मैंने देखा था अपने नंगे आंखों से, मायोर्का के बॉक्स के अंदर बार्सा के 7 खिलाड़ी मौजूद थे। मतलब
यहां तक आ गए थे, बार्सिलोना यहां तक आ गया था, लेकिन गोल नहीं हुआ क्योंकि उनका जो गोलकीपर थे, ऑल दो उनका सेकंड चॉइस गोलकीपर था, लेकिन वो मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देता है और डिफेंडर जान लगा के डिफेंड करते, लग भी थोड़ा इधर उधर तक, क्योंकि देखो इतना अटैक अप करते हो ना तो डिफ्लेक्शन से गोल वोल आ जाता है। लेकिन भैया बारसा का थोड़ा लग उस दिन साथ नहीं था, मायोर्का वाले जान लगा रहे थे और कहने के लग भी उनके साथ था। तो भाई ये 6-7-0 का मैच था मेरे भाई, ये 1-0 का मैच नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेरे भाई कि बार्सिलोना का ये ऐसा मैच तो हम लोगों ने देखा है, 4-5-6 तो गोल मारे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, उस मैच में नंबर 9 खेला फेरान टोरेस, उस मैच में आराहू खेला सेंटर बैक, मतलब बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड उतना खतरनाक नहीं था क्योंकि कुबारसी नहीं था। उनका राइट बैक खेला था एरिक गार्सिया, उनका लेफ्ट बैक खेला था हेक्टर फोर्ट, तो इतने सारे, उनका मिडफील्डर खेला था गाभी, वहां पे फ्रैंकी डियोंग भी नहीं था, बॉल कंट्रोल करने के लिए पेड्री था। तो चीज है ये कि भाई इसमें दो चीज समझ में आता है। पहला पॉइंट तो भाई हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना कि इतने सारे चेंजेस के बाद सेंटर बैक नहीं है, लेफ्ट बैक नहीं है, राइट बैक नहीं है और स्ट्राइकर भी नहीं है, मतलब रोटेशन पॉलिसी में खिलाएगा क्योंकि रेस्ट चाहिए बार्सिलोना को, एल क्लासिको उनके दिमाग में भी है। तो इतना सब करने के बावजूद भी बार्सिलोना का जो प्ले स्टाइल है या फिर अटैक बताओ या फिर मिडफील्ड का कंट्रोल बताओ, 0.000001% भी चेंज नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये फटीक बोल के कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं बार्सिलोना के प्लेयर के अंदर। इतना मैच बैक टू बैक खेल के है, वो लास्ट वाला मैच के बाद 3 दिन बाद एक मैच था, उसके बाद 3 दिन बाद ये मैच था, मतलब एक हफ्ते में मोटा मोटी करके 2 से 3, मतलब 9 दिन में 3 मैच खेल लेते, लेकिन फटीक कुछ नहीं है, फटीक वगैरह। तो पॉजिटिव न्यूज तो ये है, लेकिन एक चीज देखने में है भैया, जो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जो पेड्री के ऊपर, ये बार्सिलोना का ना बहुत कुछ इधर उधर कर दो, लेकिन अगर पेड्री मौजूद होता है तो बार्सिलोना का सब कुछ ठीक है। लेकिन बार्सिलोना की टीम में अगर सब कुछ ठीक है लेकिन सिर्फ पेड्री नहीं है तो भी यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है डॉर्टमुंड का जो एवे फिक्चर था। भाई डॉर्टमुंड ने कुत्ता बना दिया था बार्सिलोना को, देख के लग रहा है कौन सा फुद्दू टीम खेल रहा है मेरे भाई, ये वर्ल्ड चाहत हुआ। क्यों? क्योंकि मिडफील्ड में पेड्री नहीं था। तो पेड्री का जो प्रेजेंस है ना मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। तो भैया ये मायोर्का वाला गेम तो भाई बहुत कुछ बोल गया बार्सिलोना की तरफ से, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड में लेवेंडोव्स्की नहीं होगा तो फिनिशिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो गया बार्सा का न्यूज या फिर बार्सा का अपडेट। अब अगर रियल मैड्रिड का अपडेट बोले, नेगेटिव पॉइंट बहुत सारा है। देखो रियल मैड्रिड का ये सीजन ना अच्छा नहीं जा रहा, मतलब लग भी हम लोगों का साथ नहीं है। ये सीजन को एक बुरा सपना समझ के भाई भुला देना चाहिए। देखो सबायोस इंजर्ड था, सबायोस के टाइम में हम लोग अच्छा खेल रहे थे, 2-2.5 महीना हम लोगों ने मोमेंटम पकड़ा था, 8-9 पॉइंट हम लोग आगे चले गए थे। उसके बाद सबायोस ने 2 से 2.5 महीना बाहर हो गया, उसके बाद सबायोस वापस फाइनल आया है। लेकिन कामाविंगा का मेरे भाई सीजन ओवर हो चुका है। कामाविंगा ला लीगा ये फिर बताओ ये सीजन में नहीं खेलेंगे और बोला जा रहा है क्लब वर्ल्ड कप में भी कामाविंगा शायद नहीं रहेंगे। अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या फिर रियल मैड्रिड का जो न्यूज़ वगैरह है तो कामाविंगा क्लब वर्ल्ड कप में भी नहीं रहेंगे। उसके बाद डेविड अलावा फिर से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, डेविड अलावा भी एल क्लासिको मिस करेंगे। तो इतना सारा इंजरी थे, अब फायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आंसलेटी के बाद इतना सारा हर एक 15 दिन के अंदर एक आपको इंजरी रिपोर्ट गारंटी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो 2 आ गया, तो कैसे एक बंदा मैनेज करेगा, फिर कैसे एक बंदा। देखो रियल मैड्रिड बैक टू बैक 5 मैच में ना सेम प्लेइंग 11 खिला ही नहीं पाए सीजन में। तो बैक टू बैक 5 मैच में आपको अगर हर मैच में रोटेशन करना पड़े तो कैसे होगा मेरे भाई। उसके बाद सस्पेंड वगैरह था, झूठ बोलो या फिर विनी बोलो, थोड़ा बहुत सस्पेंड वगैरह था रेड कार्ड के लिए। तो भाई बहुत दो चार था, प्लेयर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी होता है, लक भी है। सिर्फ कार्लो अंचेलोत्ती को हम लोग गाली नहीं दे सकते। हाँ कार्लो अंचेलोत्ती का बहुत सारे लिमिटेशन थे, मैंने भाई बहुत गाली दिया है उसको, बहुत मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आप 100% 10 आउट ऑफ 10 आप अंचेलोत्ती के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन हटा सावन की घटा सावन वो तो भैया पास्ट हो गया, जो है वो है, अभी वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम लोगों को क्या कंट्रोल करना है, हम लोगों को ये एल क्लासिको जीतना है मेरे भाई। बहुत सारे लोग बोल रहे कि कार्लो अंचेलोत्ती का लास्ट सीजन है, ओके फाइन कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि रेस्पेक्ट के साथ फेयरवेल हो। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट सीजन में बैक टू बैक 4 एल क्लासिको हार गए, उसके बाद हम लोग एक और एल क्लासिको खेलना पड़ेगा ला लीगा में। तो ये एल क्लासिको भैया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गेम है फॉर रियल मैड्रिड एंड फॉर कार्लो अंचेलोत्ती। तो हम लोग बात करेंगे सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे, मेरा कुछ पर्सपेक्टिव्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप एग्री करते हो तो हाँ बताना, अगर डिसएग्री करते हो तो ना बताना कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। देखो पहला पॉइंट ये है, 2 एल क्लासिको से हम लोगों ने सीखा क्या, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा गलती करके नहीं सीखता तो उसे गांडू कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2 एल क्लासिको से ये सीखा मेरे भाई कि हम लोग गोल बहुत कंसीड करते हैं।
पिछले 2 मैच में हम लोगों ने 9 गोल कंसीड किया, 9। शर्म से भैया सर कट जाना चाहिए, 9 गोल हम लोगों ने कंसीड किया। तो पहला पॉइंट ये होगा इस एल क्लासिको का, एश्योर करना पड़ेगा हम लोगों को ज्यादा हम लोग गोल ना कंसीड करें। पहला पॉइंट गोल ना कंसीड करें ज्यादा, उसके बाद गोल देंगे बात की बात, पहला गोल कंसीड नहीं करेंगे। दूसरा चीज क्या है कि आर्सेनल के साथ हम लोगों ने कुत्ते की तरह हारा, ठीक है ना, उसमें तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि इंटेंसिटी, 2 मैच मिला के, एवे लेग होम लेग मिला के रियल मैड्रिड ने आर्सेनल से 20 किलोमीटर कम भागा है। पहले लेग में मोटा मोटी अराउंड 12 किलोमीटर और सेकंड लेग में 8 किलोमीटर। तो भाई 20 किलोमीटर अगर आप कम किलोमीटर दे रहे हो फील्ड में, आप भैया कौन हो, आप कैसे जीतोगे। तो कहने के सेकंड पॉइंट इज इंटेंसिटी। बार्सिलोना आर्सेनल नहीं बने भाई, बार्सिलोना इज द बाय फार इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन दिस सीजन, ऑब्वियसली इन दिस सीजन, करेक्ट। तो कहने के इस सीजन में अगर बेस्ट टीम को आपको हराना है, आर्सेनल बेस्ट टीम नहीं है, लेकिन उसके साथ भी आपने 12 और 8 किलोमीटर कम दिया है, तो बार्सिलोना का क्वालिटी आर्सेनल से कहीं ऊपर है, उसको आप हराना चाहते हो। तो भाई ये कतई मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप लेस किलोमीटर दोगे और बार्सिलोना को हराओगे। तो आपको ज्यादा मैदान भागना पड़ेगा, ज्यादा मैदान आपको कवर करना पड़ेगा। इंटेंसिटी 1% 1 सेकंड के लिए ड्रॉप होना नहीं चाहिए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि डिफेंसिव कंपोजर, डिफेंस में आपको फोकस हिलाना नहीं है। कि बार्सिलोना जिस तरीके से फॉर्म में सीजन में 2 मिनट में 3 गोल खा सकते हैं हम लोग। पहला एल क्लासिको में देखो पहले 45 मिनट्स में गोल नहीं हुआ था, उसके बाद धराधर करके गोल हुए, 2 मिनट में 2 गोल हो गए थे। लेवेंडोव्स्की का हिडर, रफीना का एक शॉट याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 मिनट में 2 गोल हो गए। तो कहने की फोकस हम लोग को खतरनाक तरीके से दिखाना पड़ेगा एंड डिफेंसिव बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। अब मेन चीज क्या है इसमें, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले 2 मैच में रियल मैड्रिड का मैं फॉलो कर रहा था, आप लोग भी देखे शायद। एक मैच था एथलेटिक क्लब के साथ और दूसरा मैच था कल गेटाफे के साथ। दोनों मैच में एक चीज मैंने देखा, पहला मैच अगर मैं एथलेटिक क्लब के साथ में बात करता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा टेबल मैच खोल लेता हूं, आपके सामने स्टैट आ जाएगा। अगर एथलेटिक क्लब के साथ आप देखो तो भाई हम लोगों ने 1-0 से मैच जीता, कोई बात नहीं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि 73% हम लोगों ने पोजीशन होल्ड किया। ऑल्दो एथलेटिक क्लब रोटेशन में खेल रहा था क्योंकि यूरोपा लीग वो खेल के आए थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी 73% पोजीशन उनके पास, 27% एथलेटिक क्लब ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। 0.19 के एक्सजी मतलब कुछ नहीं मेरे भाई। हम लोगों ने 22 शॉट मारे, 1.51 के एक्सजी, मतलब हम लोगों ने पूरा मैच कंट्रोल किया, एकदम आराम से गुद्दी पकड़ के हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला। एंड सेकेंड, कल का मैच जो हुआ था गेटाफे के साथ, गेटाफे का मैं फर्स्ट हाफ का बात करूंगा, सेकेंड हाफ का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाद में बोल दूंगा। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने पोजीशन रखा 69% और उन लोगों ने पोजीशन रखा 31% और हम लोगों ने अच्छा खासा एक्सजी भी क्रिएट किया। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि हम लोगों ने ना स्ट्रक्चर चेंज किया था। ये 2 मैच में ना एम्बापे नहीं था और इस 2 मैच में हम लोगों ने डायमंड में खेला था, 4 फुट 2 डायमंड। एंड आप लोगों को शायद पता है पिछला सीजन हम लोगों ने मैक्सिमम मैच 90% मैच ये 4 फुट डायमंड में खेला था और हम लोगों ने एक भी मैच नहीं, मतलब एक मैच हारे थे एथलेटिक मैड्रिड के साथ, एक मैच हारे थे, बाकी हम लोग अनबीटन थे। एक ट्रांजिशन टीम के साथ भी, जोशिलू के साथ भी हम लोग क्या किए थे, ला लीगा जीते थे, यूसीएल भी जीते थे। तो कहने की डिफेंसिव कंपोजर हमारे पास था। डिफेंस में हम लोग शायद 32 या फिर 33 पता नहीं, बहुत कम गोल खाए थे। तो कहने की ये जो 2 मैच में कहने की कंफर्मेशन यह आ चुका है कि हम लोग डायमंड शेप में डिफेंसिवली बहुत ज्यादा कंपोज रहते हैं। अभी मैं गेटाफे के मैच में सेकंड हाफ का मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर सेकंड हाफ में देखो ना 56% सिर्फ पोजीशन रह गया था हमारे पास, उनके पास 44% पोजीशन हो गया था। उनका एक्सजी 1.93 और हमारा एक्सजी 0.41। सेकंड हाफ हम लोग का गड़बड़ हुआ, क्यों पता है? क्योंकि सेकंड हाफ में चुआमेनी खेला था सेंटर बैक, सेकंड हाफ में डेविड अलावा इंजर्ड हो गया था। तो कहने की जब हम बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड का काम करते हैं विथ 3 मिडफील्ड, मतलब डायमंड मिडफील्ड, मतलब 4 मिडफील्ड पकड़ लो, जूड बेलिंगम को पकड़ लो, नंबर 10 को भी मिडफील्डर पकड़ लो, तब हम लोग ज्यादा कंट्रोल भी रख पाते हैं, डिफेंसिव कंपोजर भी रख पाते हैं, बॉल भी रख पाते हैं, एक्सजी भी ज्यादा क्रिएट करते हैं। ये भैया सोचने वाली बात है दया। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है दया कि अप फ्रंट में जो 3 हम लोग फॉरवर्ड खिलाते हैं, रोड्रिगो, विनीशियस और एम्बापे, ये हमको नहीं करना है इस मैच में मेरे भाई। क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई बाहर में गया गोल, गोल हो जाएगा मेरे भाई, बाद में बात करेंगे गोल कैसे होगा, लेकिन पहला हम लोग को एश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग गोल ना खाए। और मैं चाहता हूं इसके लिए अंशुलती को, भैया हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए कोपा दिल रहे और कुछ नहीं है जीतने के लिए। ला लीगा पता नहीं जीतेंगे, यूसीएल तो जीत चुके हैं, पता है आप लोगों को, आर्सेनल के साथ तो जीत ही चुके, तो ये मैच हम लोग को जीतना पड़ेगा।
और मैं चाहता हूं इस मैच में 4-4 डायमंड के स्ट्रक्चर से आंचलती जाए। पहला पॉइंट ये है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 का। मैं बात करूंगा ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन में कोर्तुआ होगा, 2 सेंटर बैक रूडिगर और राहुल अशिंसो। रूडिगर थोड़ा डिस्ट्रॉय वाला काम करेंगे, राहुल अशिंसो थोड़ा बिल्डअप वाला या फिर बॉल कैरी वाला काम करेंगे। लेफ्ट बैक में आपको फ्रांक गार्सिया को खिलाना है, क्योंकि फ्रांक गार्सिया खेलेगा। आई नो दैट यमाल है, आई नो दैट, लेकिन आपको फ्रांक गार्सिया को खिलाना पड़ेगा। ही इज द ओनली ऑप्शन। एंड राइट बैक पे मैं चाहता हूँ लुकास वास्केज खेले। क्यों नहीं फेडे वेलवर्दे? बिकॉज वी नीड फेडे वेलवर्दे इन द मिडफील्ड। क्योंकि देखो कि लेफ्ट बैक और राइट बैक इतना भी एक्सपोज नहीं होगा कहने के, जब अगर मिडफील्ड में हम लोग का 4 मिडफील्डर खेलेगा, ठीक है ना। लेकिन लुकास वास्केज और फ्रांक गार्सिया दोनों ही विद द बॉल काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बॉल कैरी कर पाते, ओवरलैपिंग रन निकाल पाते, क्रॉसेस वगैरह बढ़िया तरीके से करते हैं। तो फ्रांक गार्सिया लेफ्ट बैक, राइट बैक में लुकास वास्केज गेटाफे के खिलाफ का जो मैच था ना काफी बढ़िया था। मिडफील्ड में कॉम्पैक्ट थे लुकास वास्केज। सेकंड हाफ में थोड़ा चूतियापा हुआ, मैंने बताया चुआमेनी बहुत बार बॉल लूज कर रहा था, पोजीशनिंग का भी बंदा प्रॉब्लम था, तो चुआमेनी ट्रांजिशन सेंटर बैक आप उसको गाली नहीं दे सकते। तो लुकास वास्केज, फ्रांक गार्सिया। मिडफील्ड में मैं चाहता हूं चुआमेनी डिसरप्टर वाला काम प्ले करेगा, फिजिकली करेगा। उसके बाद फेडे वेलवर्दे बॉल कैरी करने का काम करेगा। भाई फेडे वेलवर्दे इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इफेक्टिव गाय इन आवर स्क्वाड। अब फेडे वेलवर्दे को राइट बैक में खिला के ना भाई उसको कट आउट कर दे रहे हो। आई नो दैट ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मैं इस मैच में चाहता हूं फेडे वेलवर्दे मिडफील्ड में रहे, मिडफील्ड में थोड़ा एक्सपोज करे बार्सिलोना का। क्योंकि बार्सिलोना का हम लोगों ने बातचीत किया है, बार्सिलोना का मेन प्लेयर यमाल नहीं है, रफीना नहीं है, दैट इज पेड्री। और पेड्री के पीछे एक बंदे को रहना है, और मैं चाहता हूं फेडे वेलवर्दे थोड़ा पेड्री के पीछे रहे, उसको थोड़ा प्रेस करे और बंदे को मिडफील्ड में कंफर्टेबल ना होने दे। क्योंकि बंदा अगर मिडफील्ड में कंफर्टेबल होगा 5-0-6-0 अगेन लोडिंग में भाई, क्योंकि पेड्री इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस सीजन में। बार्सिलोना के टीम में ही द फार बेस्ट प्लेयर। उसको अगर हम अनकंफर्टेबल करेंगे, बार्सा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्लेइंग 11 कोलैप्स कर सकता है। तो मैं चाहता हूं फेडे वेलवर्दे मिडफील्ड में रहे, बंदा बॉल कैरी करे और पेड्री के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करे। और मैं तीसरा मिडफील्डर चाहता हूं टेम्पो कंट्रोलर, दैट इज सबायोस। ये मैं 3 मिडफील्ड चाहता हूं। बॉल कैरियर आपका फेडे वेलवर्दे, डिसरप्टर डिस्ट्रॉयर का काम करेंगे हमारे चुआमेनी, और टेम्पो कंट्रोल करेंगे हमारे सबायोस। और नंबर 10 रहेगा जूडी, मेरे भाई जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम को भैया सामने देखो, जूड बेलिंगम ऐसा खिलाड़ी है ना, आप जितना उसको फ्रीडम दोगे, बॉक्स के सामने फेंकोगे, जितना सेंटर फॉरवर्ड के नजदीक उसको फेंकोगे, जूड बेलिंगम आपका उतना इफेक्टिव होगा। बिकॉज वो रन मारने का, वो शॉट मारने का वो इंटेंट है, वो फिनिशिंग वाला इंटेंट उसके पास है। उसको आप मजदूरी करवाओगे मेरे भाई तो कैसे होगा? एक बंदा जो बॉल पाना चाहता है, हेडर मारना चाहता है, शॉट मारना चाहता है, बॉक्स में घुसना चाहता है, उसको आप बोल रहे कि तू भाग कुत्ते की तरह, उसका भी प्रॉब्लम कर रहे हो आप, टीम का भी प्रॉब्लम कर रहे हो, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं नंबर 10 जूड बेलिंगम रहे, और उसके अंदर ये टेंशन ना रहे कि मेरे को बार बार ट्रैक बैक करके चूतियापा मचाना है। बंदे के पास फ्रीडम होना चाहिए। और आप फ्रंट में आप खिलाओ विनीशियस को और किलियन एम्बापे को, रॉड्रिगो को साइड में रखो, रॉड्रिगो को सुपर सब तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूं ये स्ट्रक्चर, ये प्लेइंग 11 खेले। सुपर सब दोनों बंदे हमारे पास होंगे, एक होगा रॉड्रिगो और दूसरा होगा ब्राहिम दियाज। तीसरा एक चीज है मेरे भाई, पिछला मैच में जो गेटाफे के मैच में जो एक बंदा मेरे को दिखा, दैट इज आर्दा गुलर। देखो हम लोग का जो टेम्पो कंट्रोल का चीज है ना, मैं इस मैच के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी से 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ आर्दा गुलर के नाम पे। देखो आर्दा गुलर नंबर 10 वगैरह ठीक है, आगे थोड़ा रहता है, लेकिन बंदे के पास जो स्विचेस वगैरह है या फिर कंट्रोल वगैरह, जो टेम्पो कंट्रोल हम लोग बात करते, वो आर्दा गुलर इन फ्यूचर बहुत बड़े तरीके से कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली टोनी क्रूज वाला रोल उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आर्दा गुलर का कल मैंने मैच देखा, बंदे ने 65 पास वगैरह किया, 95 के आसपास, 95% के आसपास पासिंग एक्यूरेसी बंदे का था। एक शानदार बंदे ने गोल भी स्कोर किया। तो हम लोग जो मिडफील्ड में विद द बॉल कंफर्टेबल मिडफील्डर ढूंढते हैं ना, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का क्या प्रॉब्लम है, बॉल देख के लेते नहीं, ये बॉल हम लोग नहीं लेंगे। रूडिगर बताओ या फिर चुआमेनी बताओ, कामाविंगा भी थोड़ा ठीक ही है, मतलब बॉल कैरी करता है, लेकिन वो जो मक्खन पासेस, वन टच पासेस नहीं हो सकते। वो बॉक्स जो क्रिएट, ट्राइंगल बॉक्सेस जो क्रिएट होता है मिडफील्ड में, वो सब क्रिएट नहीं होता हमारे। हम लोग क्या करते हैं, देहाती करते भाई, क्रॉसेस मारो। और क्रॉसेस लेने वाले कौन है? कोर्तुआ ने बता दिया मेरे भाई, थोड़ा फुटबॉल खेलो, क्रॉसेस मार के क्या करोगे? अभी तो जोशेलू आपके पास नहीं है, 5'9", 5'8" प्लेयर सामने है, और आप साला क्रॉस मार रहे हो, तो कैसे गोल होगा मेरे भाई? तो मैं चाहता हूं इस मैच में ना हम लोग थोड़ा कंट्रोल करें, हम लोग थोड़ा बॉल रखे और सिर्फ फुटबॉल खेले, वो क्रॉस ना खेले। क्योंकि आप बारसा को अगर बॉल दे दोगे, 70%, 68% बॉल आप दे दोगे ना, आपको 5 गोल आराम से ठोकेगा। तो कहने कि आपके पास भी देखो, बारसा इस मैच में बॉल रखेगा, हमारे पास बॉल नहीं रहेगा, हम लोग काउंटर पे खेलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं बारसा के पास 55%
50% के अराउंड बॉल रहे, हमारे पास 45-46% के अराउंड बॉल है, तो कहने कि बारसा के ऊपर हम लोग प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि लो ब्लॉक को खोलने के लिए बारसा के सीजन में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आर्दा गुलर की जो बात कर रहा था, आर्दा गुलर इन फ्यूचर ये टेम्पो कंट्रोल वाला या फिर डीप डाउन एक मिडफील्ड का रोल प्ले कर सकता है। मैंने गेटअवे के साथ जो आर्दा गुलर का थोड़ा सा ग्लिम्सेस दिखा, बहुत ही अच्छा दिखा, और एंडिंग भी काफी अच्छा था, लेकिन वो उसकी बात भाई दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये है मूल मंत्र, पहला बॉल थोड़ा रखो, इंटेंसिटी ज्यादा दिखाओ, फुटबॉल खेलो, क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह मत करो, और मोटा मोटी करके फोकस करके खेलो, क्योंकि भाई जीतने के लिए यही मैच है। अब प्रिडिक्शन की बात करते हैं, प्रिडिक्शन तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ गारंटी नहीं है। मैंने जो बोला उस तरीके से अगर एग्जीक्यूशन आंसर करता है तो आई विल प्रिडिक्ट, बट कुछ भी हो सकता है। बार्सिलोना बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट आउट है, 4-0 5-0 फिर से हो सकता है, लेकिन मेरा अगर कॉमन सेंस, मेरा अगर थोड़ा नॉलेज में लगाऊं, तो आई विल प्रिडिक्ट 2-1 फॉर रियल मैड्रिड विद अ एम्बापे गोल। चलो देखते हैं क्या होता है। हाला मैड्रिड।